मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा क्रैक किया गया एक पॉर्न रैकेट केस आजकल बहुत चर्चा में है। वो इसलिए कि बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा को इस केस में रिसेंटली अरेस्ट किया गया। इस केस में पुलिस का ऐसा कहना है कि कुछ लड़कियों ने कंप्लेंट की है कि जिन लोगों के साथ ये वीडियोस बनाए गए थे वो वीडियोस उनकी परमिशन के बगैर उन्हें वेब सीरीज में काम दिलाने के बहाने बनाए गए थे और राज कुंद्रा एक ऐसे ऐप को रन कर रहे थे जो जहां पर ये वीडियोस पब्लिश होते थे। इस पूरे जो केस है उसकी दूसरी साइड जानने के लिए गहना वशिष्ठ जी हमारे साथ हैं, जो कि इस केस में एज एन अक्यूज अरेस्ट हुई थी। और अगर मैं सही हूँ गहना जी तो 5 महीने आप जेल में थे और रिसेंटली आपको इस केस में बेल मिली है। तो आपके खिलाफ चार्जेस जो हैं वो काफी आप कह सकते हैं संगीन है। एक आउटरेजिंग वुमेन्स मॉडेस्टी है ही, आईटी एक्ट्स हैं और उसके साथ साथ एक और केस आपके पास लोनावाला पुलिस स्टेशन में आपके ऊपर दर्ज है जिसमें रेप और सोडोमी जैसे भी चार्जेस हैं। तो इन पूरे इल्जामात पे आपका क्या कहना होगा? हम लोग बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जी। मैं आपको बताती हूँ, ये बात स्टार्ट हुई थी 4th को। आप सब लोगों के सामने ये न्यूज आई थी कि 4 तारीख को मैं शूट पे पाई गई हूँ। ऐसा सब लोग कह रहे थे कि 4 तारीख को कोई शूट हो रहा था मड आइलैंड में। उस शूट पे मैं डायरेक्ट कर रही थी या प्रोड्यूस कर रही थी। मुझे एक बात बताइए, 4 तारीख को जो लोग शूट पे पाए गए उनको 5 तारीख को कोर्ट में खड़ा कर दिया गया। क्या 5 तारीख को कोर्ट में मैं थी? मैं नहीं थी। जी। मुझे कोर्ट में खड़ा किया गया है 7th को। अगर मैं 4 तारीख को शूट में होती तो मुझे 5 को खड़ा करते। 3 दिन टाइम पास करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं होता, राइट। मैं करेक्ट। 4 तारीख को शूट में नहीं थी, पहली चीज। सेकंड, मेरी चार्जशीट क्या बोलती मैं आपको वो बताती हूँ, जो कि 3 मंथ पहले गिर गई थी। मेरी चार्जशीट में ये लिखा है कि 6 तारीख को मुझे क्राइम ब्रांच वालों ने अपने ऑफिस पे बुलाया बाइकुला में, और मेरी झड़ती ली। ये शब्द है चार्जशीट में। मेरी झड़ती ली और मेरी झड़ती लेने पे मेरे अंदर से लैपटॉप गिरा। मेरे अंदर से 3-3 फोन गिरे और इन्होंने मुझ पे केस बनाया और 7th को मुझे खड़ा कर दिया। ये मेरी चार्जशीट बोलती है। अब मैं आपको बताती हूँ फैक्ट। 4 तारीख को मेरी एक फिल्म थी, हिंदी फिल्म थी साक्षी, उसका म्यूजिक लॉन्च था। तो मैं मेरे घर पर थी, लोखंडवाला वाले घर पर। मैं तैयार हो रही थी, प्रॉपर मेकअप वेकअप गाउन पहन के मैं घर से निकलने वाली ही थी कि मेरे घर में 14 क्राइम ब्रांच वालों ने नॉक किया। जब उन्होंने नॉक किया तो मैंने पूछा कौन? बोले क्राइम ब्रांच वाले। मुझे कोई डर नहीं था, मैंने दरवाजा खोला। बिना वारंट, उनके पास कोई वारंट नहीं था, अंदर आ गए 14 लोग। मैं अकेले थी घर पे, मेरे घर में घुस गए। मुझसे पूछे कि आपका ये जो नंबर है सर, ये जो आपके पास नंबर होगा मेरा, ये नंबर आपका है? मैंने कहा। बोले फोन दे दो। मैंने फोन दे दिया। मैंने कहा लेकिन मेरे पास 3 फोन है। तो बोले तीनों फोन दे दो। मैंने तीनों फोन दे दिया। मुझसे पूछा लैपटॉप, मैंने लैपटॉप दे दिया। मुझसे मेरा पासवर्ड मांगा, मैंने पासवर्ड दे दिया। मुझसे मेरी पूछे कौन कौन सी फिल्में आपने की है, मैंने फिल्मों के सारे नाम दे दिए, ठीक है। मैंने कहा मेरी एक फिल्म का लॉन्च है, मुझे जाने दो। नहीं जाने दिया इन्होंने। रात को मेरे घर में 3 पुलिस वाले सो गए, बिना वारंट लेकर आए। एक लड़की के घर में 3 पुलिस वाले सो जाते हैं, जिसमें से 2 फीमेल थी, फातिमा, दूसरी थी योगिता पाटिल और तीसरा था शिव। ये तीनों मेरे, बहुत बड़ा फ्लैट नहीं है मेरा, 1 BHK फ्लैट है, उसमें मेरे घर में रात को सो जाते हैं ये लोग। 5 को ये लोग मुझे क्राइम ब्रांच लेकर गए। 5 को दिन भर इन लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे। इन्होंने मुझसे पूछा कि क्या एक्टर्स को फोर्स किया जाता है, ये वो। मैंने कहा आप एक काम करो, सारे एक्टरों के नंबर ले लो आप मुझसे, जो भी शूट हुए आप मुझसे ले लो, आपको मैं लोकेशन वोकेशन सब दे देती हूँ। मैंने सामने से दिया और मैंने कहा आप किसी से पूछ लो। आज तक अगर किसी को मैंने अपनी लाइफ में फोर्स किया है तो पूछ लो। दिन भर शाम को ये लोग मुझे मेरे घर भेज देते हैं। मैंने पूछा मेरे लैपटॉप और फोन दे दो यार, जब कुछ है नहीं। तो बोले नहीं, आपके फोन और लैपटॉप हम आपको 1 या 2 दिन में दे देंगे। मैंने कहा फेयर एनफ। और मुझे ये लोग 41 इशू करते हैं। 41 इशू होता है इंक्वायरी के लिए। ये मेरे घर में आए थे, जी। वारंट नहीं था इनके पास। मुझे इन्होंने 5 को पूरे दिन बैठा के रखा। मैं पूरा दिन वहाँ क्राइम ब्रांच के ऑफिस में थी। मैं वहां पे उन लोगों से भी मिली जो लोग सेट पे अरेस्ट हुए थे, और मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं था। ये मेरी चार्जशीट भी कहती है कि उनका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं 5 को घर आ जाती हूँ। 6 को अगेन ये मुझे 41 इशू करते हैं और बुलाते हैं। 6 को मैं पूरे दिन वहां बैठी रही आराम से, मुझे जो भी खाना पीना था मैंने खाई। अचानक से ऑल ऑफ सडन वो कहते हैं आप ये पेपर साइन कर दो। मैंने पूछा किस चीज के पेपर हैं? बोले आपके अगेंस्ट FIR साइन हो रहा है। एंड कोई प्रूफ नहीं था। हाँ, मुझे ना सेक्शन बताए गए, ना मुझे बताया गया कि मुझे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, ना कुछ। मुझे उठाते हैं किला कोर्ट में, आजाद मैदान में जो किला कोर्ट है वहां मुझे जाके डाल दिया जाता है। 7th को मुझे कोर्ट में खड़ा कर दिया जाता है।
मुझे मराठी नहीं आती, मुझे बिल्कुल नहीं आती। उन्होंने क्या बात की मुझे कुछ नहीं पता, मुझे लेकर आते हैं। फिर मेरी अगली डेट होती है 10th की, फिर अगली डेट होती है मेरी 15th की। मुझसे जज पूछता है कि आपको कुछ बोलना है। अच्छा, टिल देन मुझे ये नहीं पता था कि पीसी और जेसी क्या होते हैं। तब तक मुझे नहीं पता था कि जुडिशियल कस्टडी होगी तभी मुझे बेल मिलेगी। पहली बार था यार, कोई क्रिमिनल तो है नहीं। तो मैंने कहा सर एक काम करो, मेरी पीसी बढ़ा दो। एंड सब मुझे देख रहे हैं क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है कि ये होता है कुछ। मैंने अपनी मर्जी से उन्हें पासवर्ड दिए, मैंने अपना चार्जर उनको दिया, मैंने कहा यार ये भी ले लो आपका, कहीं मेरा लैपटॉप ऑफ ना हो जाए, मेरा फोन ऑफ ना हो जाए, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं कि मेरे अगेंस्ट इतना बड़ा केस बनने वाला है। मैं 17th को बायकुला जेल चली जाती हूँ। 18 को सुबह सुबह मेरे अगेंस्ट ताबा आता है। अच्छा, टिल देन मुझे नहीं पता था कि जैसी कोई चीज होती है या कुछ होता है। मुझे आते हैं, मैं ताबा के लिए उठा के ले जाई जाती हूँ। फिर मेरा ताबा ले जा करके मुझे मालवानी पुलिस चौकी में लेके जाते हैं। मैं होती हूँ और 3 वो लोग होते हैं जो पहले दिन वाले शूट पे मिले थे। हम लोग जाते हैं, हम लोग को पता चलता है, मतलब मुझे पर्टिकुलरली मेरे केस का, कि मुझ पे गैंग रेप लगा है। गैंग रेप? किसका गैंग रेप हुआ है अब? तो मुझे कहते हैं कि आपके शूट पे एक लड़की का गैंग रेप हुआ है और आपको उसके बारे में कुछ कहना है। मैंने कहा मेरे सेट पे तो आज तक किसी का रेप ही नहीं हुआ, तो गैंग रेप कैसे हो सकता है? पर चूंकि जी। मैं लड़की हूँ और मेरे अगेंस्ट केस बनाना था, तो स्ट्रेट रेप तो बना नहीं सकते थे 376। तो कुछ भी करके मेरे खिलाफ केस बनाना था, तो 376 डी लगा दिया गया मेरे ऊपर, जो कि आपको पता होगा 302 से भी बड़ी कलम है। जी। मिनिमम सजा उसकी कन्वेक्शन होने में भी कम से कम 10 साल का कन्वेक्शन है। इतनी बड़ा सेक्शन मेरे ऊपर जानबूझ के लगाया गया क्योंकि मुझे फंसाना था। मैं कोर्ट गई, बोरीवली। मैं बोरीवली में गई। टिल देन मुझे यही नहीं पता है कि किसने मुझ पे गैंग रेप लगाया, तब तक मुझे नहीं पता है। मैं आती हूँ, मेरी पीसी लोग ले लेते हैं 5 दिन की। हम लोग जाते हैं तो मैंने पूछा कि भाई किसने लगाया है, क्योंकि मैं विक्टिम का नाम नहीं ले सकती, मैं नहीं ले रही हूँ नाम। मैं गई, सेकंड डे वो लड़की आई, मैंने पूछा तुमने गैंग रेप लगाया है? बोली हाँ। मैंने पूछा तुम्हारा गैंग रेप हुआ था मेरे शूट पे? बोली नहीं। मैंने बोला फिर केस क्यों कर रही हो भाई? बोली मैम मुझे केस करना है। मैंने कहा लेकिन कोई तो प्रूफ होगा, या पुलिस वालों के पास कोई प्रूफ होगा? किसी के पास कोई प्रूफ नहीं था मेरे अगेंस्ट, कोई प्रूफ नहीं, क्योंकि हुआ ही कुछ नहीं तो प्रूफ कैसे होगा? फिर मैंने कहा सर एक काम करो, ऐसे पूछो कौन सी डेट को शूट हुआ है। जो शूट की डेट है वो शूट की डेट तक गलत बोल रही है। तो मैंने कहा सर आप एक काम करो, उसको मेडिकल के लिए भेजो। जैसे मेडिकल की बात हुई, हम लोग सेकंड फ्लोर पे थे, लड़की भागकर नीचे आई। मालवानी पुलिस चौकी की मैं बात कर रही हूँ। 2 WPC उसको जबरदस्ती ऊपर लेके जाती हैं। फिर वो भाग के जाती है। फिर उसको जबरदस्ती लेकर आते हैं और उसको जबरदस्ती भेजा जाता है हॉस्पिटल। उसने वहां पे आयोग के कैमरे में, मोबाइल के कैमरे में बोला है कि उसका कोई रेप नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। एंड आई बिलीव शी हैज गिवन इन राइटिंग एज वेल कि उसका कोई रेप नहीं हुआ, फिर भी केस बनाया जाता है। फिर मुझे खड़ा कर दिया गया, मैं आ जाती हूँ जेल। जेल में आने के बाद मुझे ऐसा लगा मुझे कि यार लड़की तो रेप कर नहीं सकती, मेरे खिलाफ क्या केस बनेगा, किस डिस्चार्ज हो जाएगा। मेरे पहले वाले केस की चार्जशीट विद इन 2 months गिर गई, मेरी बेल हो गई, खत्म। सेकंड वाले मैटर पे गैंग रेप लगा है। हाँ, गैंग रेप। गैंग रेप, अ वुमन कैन नॉट रेप अ वुमन, राइट? तो अब जो आप कह रहे हैं कि किसी ने किया जो कि हुआ नहीं है, उस पूरे केस में किसी भी लड़के का कोई इंटेरोगेशन हुआ ही नहीं, किसी से कोई स्टेटमेंट नहीं लिए गए। मेरे पास चैट है मेरे फोन पे, फोन डिस्कनेक्ट होने के बाद मैं आपको चैट शेयर कर सकती हूँ। अगर किसी लड़की का रेप हुआ है, जो कि बहुत ही बड़ा संगीन जुर्म है, किसी ने तो रेप किया होगा। किसी की कोई नहीं, कोई लड़का अरेस्टेड नहीं है। आप समझो पूरी तरह से मुझे फंसाया गया था। मैं एक ऐसे केस के लिए ऑलमोस्ट 5 months जेल में रहकर आई हूँ जो कभी हुआ ही नहीं। अब मैं उसकी बात कर रही हूँ। लड़की का पेमेंट ट्रांजैक्शन है। कोई लड़की का रेप होगा, वो पैसे लेगी उसके। लड़की का प्रमोशनल वीडियो है जो हमने दिया है, कोर्ट में भी दिया है, पुलिस के पास भी है। लड़की का एनओसी वीडियो भी है। किसी का रेप होगा तो एनओसी वीडियो होगा क्या? और जिस दिन हमारा शूट हुआ उसके बाद नेक्स्ट 10 days तक की मेरी चैट है लड़की के साथ में। लड़की, अच्छा, जो भी आर्टिस्ट शूट पे आते हैं, मैं आर्टिस्टों से पहले ना मिलती हूँ, ना मैं बात करती हूँ, ना मेरे से कोई बात होती, बस शी हैज टेकन माय नंबर फ्रॉम दैट कोऑर्डिनेटर जिसके साथ उसकी डील थी।
ना उसका मेरा कोई पेमेंट ट्रांजेक्शन है, ना मेरा कुछ। नेक्स्ट 10 days तक शी हैज बीन टेक्सटिंग मी कि मैम इट वाज लवली वर्किंग विद यू, बहुत अच्छा लगा, सारी चैट है। किसी का रेप होगा तो वो ये मैसेज करेगी। जो शूट की वो डेट कह रही है, उस दिन से आप उठा के उसका इंस्टाग्राम देख लो, टिकटॉक देख लो, रोज उसके 10-10 टिकटॉक पे वीडियोस हैं। गैंग रेप का मतलब भी समझते हो? एक लड़की को अगर उसका पति भी जबरदस्ती उसके साथ कुछ कर ले, बॉयफ्रेंड भी कर ले, तो उसकी हालत खराब हो जाती है। अब गैंग रेप का केस लगा रहे हो और आप रोज टिकटॉक पे नाच रहे हो। मेरे सेट का फुटेज है क्राइम ब्रांच के पास में, मैंने 2 गाने शूट किए हैं शूट पे, उसमें पार्टी सॉन्ग है। 8:30 बजे पैकअप हुआ है, हम सबका पैकअप हुआ है, मैं भी उसमें नाच रही हूँ, मैं भी खुश हूँ, मैं भी उसमें काम कर रही हूँ, हम सब नाच रहे हैं। गैंग रेप के बाद नाच रही है लड़की। अब मुझे एक बात बताओ, अब गैंग रेप कैसे हो गया और गैंग रेप में और कोई क्यों नहीं अरेस्ट हुआ? मतलब मुझे सीधा सीधा फंसाया गया है, मुझे टारगेट किया गया और मुझे उठा के अंदर डाल दिया गया। दो पूछिए चीजें मुझसे आपसे दूसरा जानना चाहेंगे क्वेश्चन। कि एक लोनावला वाले केस के बारे में भी आप ब्रीफ में बताइए, और दूसरा, अगर आपको टारगेट किया जा रहा है, आप कह रही हैं पुलिस आपके खिलाफ एविडेंस क्रिएट कर रही है, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? अच्छा, लोनावला में कोई केस नहीं है। ये जो रेप केस की आप बात कर रहे हैं, ये लोनावला का केस नहीं है, ये मालवानी का केस है। जी, लोनावला में लोनावला ऐसा कोई ग्रामीण, केस है ही नहीं। लोनावला रूरल में आपके खिलाफ एफआईआर नहीं है नहीं, कोई केस नहीं आपके है। जानकर? ठीक है। हाँ, मेरे पे पुलिस 2 केसेस थे टोटल। एक पहला जी, पोर्नोग्राफिक वाला और सेकंड वाला रेप केस, जो कि गैंग रेप है 376B, दैट इज इन मालवानी पुलिस चौकी 5 नंबर। ठीक। तो पुलिस आपको इस केस में क्यों फंसा रही है? आपका वर्जन है कि आपके पास सारे स्टेटमेंट्स हैं, सारे एविडेंसेस हैं, तो आपके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में बताइए। देखो, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मुझे ये नहीं पता कि मुझे क्यों फंसाया जा रहा है। ठीक है, ये मुझे नहीं पता है। मुझे पता होता तब तक मैं इसका सॉल्यूशन लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रख करके सारी चीजें बता दी होती। मुझे नहीं पता क्यों फंसाया जा रहा है। ये कोई तो कर रहा है, क्योंकि ना मैं शूट पर हूँ फिर भी बोला जाता है मैं शूट पर हूँ, ना ये मेरी चार्जशीट कहती है कि मैं शूट पर हूँ। और आप बताओ, आज से 90-100 साल की तो फिल्म इंडस्ट्री हो गई होगी। आपने शायद कास्टिंग काउच सुना होगा, मी टू सुना होगा। सेट पे कभी रेप सुना है क्या? सेट पे रेप होते हैं क्या? 50 से 100 लोग होते हैं, 3-3 कैमरे होते हैं, रेप होता है क्या? मजाक लगा हुआ है। एक लड़की को फंसाना है इसलिए गैंग रेप, लड़का होता तो स्ट्रेट रेप लगा देते, क्योंकि लड़के पे रेप लगाना तो बहुत आसान होता है। बिल्कुल। क्योंकि तो फंसाने के लिए तो आदमी को जब गिरना है तो किसी भी हद तक गिर सकता है ना आदमी। चलिए, आपको जानकारी नहीं है क्यों फंसाया जाए, लेकिन अगर इस जो क्राइम ब्रांच के पास जो केस है उसकी बात करें, जो पॉन रैकेट बताया जा रहा है जिसमें राज कुंद्रा अरेस्ट हुए हैं, उसमें आपने कल एक स्टेटमेंट दिया है कि कई रिच और फेमस लोग का भी नाम इस केस में सामने आ सकता है। तो वो लोग कौन है और क्या पुलिस को आपने इस बारे में भी जानकारी दी है? देखिए, मैं आपको बताती हूँ। पहली बात, ये जो केस है राज कुंद्रा और मेरा वाला, राज कुंद्रा उसमें मेरा नंबरकारी है, क्योंकि सेम मैटर सेम सीआर है, जिसमें मेरा 6th पोजीशन है, राज का 10th है। ठीक है, 11th पे रेयान अरेस्ट हुआ है। तो मैं सिर्फ उस केस की बात करती हूँ। तो पहली जी, बात तो कि ये कोई पॉर्न फिल्म है नहीं यार, कोई पॉर्न फिल्म नहीं है। नॉर्मल बोल्ड फिल्म है, एरोटिक फिल्म है, जैसे नेटफ्लिक्स बनाती है, अमेजॉन प्राइम बनाता है, वूट बनाता है, एरोस बनाता है, उल्लू बनाता है और एक बालाजी बनाता है। वैसे मैंने गंदी बात भी की हुई है, नॉर्मल ही बोल्ड है। मैंने 3 फिल्में मेरी हॉट शॉट्स पे, आप वो फिल्में देख सकते हैं, इंटरनेट पे कहीं ना कहीं अवेलेबल होंगी। उसमें आपको 0.0001% ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जिसे आप पॉर्न की कैटेगरी में डाल सकते हैं। एरोटिक है, देयर इज अ लाइन, उस एज को मेंटेन रखा जाए, किसी भी चीज को कुछ भी ना बोला जाए, क्योंकि जो मिल रहा है उसको फंसाना है तो कुछ भी बोल देना है, ये ना किया जाए। बिल्कुल। लेकिन तो कुछ ऐसे, हाँ, जी आप कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात। नहीं आप बोलिए बोलिए। हाँ, तो नहीं, फिर से स्टेटमेंट पे आना चाहेंगे कि आपने क्योंकि कहा कि कुछ और लोगों के नाम इसमें सामने आ सकते हैं, तो वो किस चीज को मद्देनजर आपने रखते हुए कहा कि रिच एंड फेमस पीपल, तो आप ये कहीं ना कहीं मानते हैं कि और लोग भी हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं और आपको सिर्फ टारगेट किया जा रहा है? मैं आपको बताऊं, मुझे टारगेट किया जा रहा है ये तो सबको पता है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री जानती है सबको। मैं आज 11 साल से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। मेरे खिलाफ ना तो कोई चीटिंग का केस है, ना कुछ है, ना मैंने कभी किसी पे केस किया, ना मैंने सेट पे कभी तमाशा किया, और मैंने एज एन एक्ट्रेस ही इतना काम किया जो भी काम किया है। तो सब, अब फिल्म इंडस्ट्री बहुत छोटी है और देखा जाए तो बहुत बड़ी भी है, सबको एक दूसरे को जानते हैं। तो मुझे टारगेट किया जा रहा है ये क्लियर है।
पॉर्न फिल्में हमने नहीं बनाई है, ना मैंने ना राज ने, और हमारे से कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि आप देखेंगे तो नाना करके भी 2000 से ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। क्योंकि व्हेन इट कम्स टू डिजिटल, डिजिटल ऑटोमेटिकली ग्लोबल हो जाता है, ग्लोबल मार्केट पे हो जाता है, क्योंकि जो भी चीजें इंटरनेट पे वो हर जगह एक्सेस की जा सकती है, राइट। सो करेक्ट। कोई ना कोई और बहुत सारे बड़े लोग होंगे, क्योंकि एक्चुअली पॉर्न फिल्म्स हैं इंटरनेट पे। मैं खुद भी अगर पॉर्न साइट एक्सेस करती हूँ तो दर्जनों मतलब करोड़ों लाखों वीडियोस हैं, जिसमें हर किस्म के स्किन है, इंडियंस भी है, फॉरेनर भी है, जापानीज भी है, कोई ना कोई है। तो बड़े लोग हैं तभी ये सब कुछ हो रहा है, नॉर्मल छोटे के हाथ का नहीं है। सो मैं चाहूंगी कि पुलिस, क्योंकि बॉम्बे की पुलिस सबसे अच्छी पुलिस मानी जाती है, चीजों पे थोड़ा सा और फोकस करे और बड़े लोगों को लेकर आए। ना सिर्फ हम इतने से लोगों को बिना मतलब के उठा के ले आए हैं, उन लोगों को पकड़ा बिल्कुल। जाए और सामने लाया जाए। ठीक। तो आप ये बात मानती हैं कि आपने राजकुंद्रा के जो ऐप हैं उनमें कोलैबोरेशन किया है, उन पे 3 आपकी फिल्में हैं, लेकिन वो फिल्म में पोर्नोग्राफिक कंटेंट नहीं है। मैंने राज की 3 फिल्मों में एज एन एक्ट्रेस काम किया है, ठीक है, और तीनों फिल्में पोर्नोग्राफी के कैटेगरी में नहीं आती हैं। और मुझे जो रोल बताया गया था वही रोल मैंने किया है, मुझे जो पेमेंट बोली गई थी मुझे वही पेमेंट दी गई है। ना मुझे पेमेंट में कोई चीटिंग हुई है, ना मुझे बताकर कुछ और कराया गया है। जो कॉस्ट्यूम का मेरे साथ ट्रायल हुआ था वही कॉस्ट्यूम है, और जो स्क्रिप्ट मेरे मेल पर आई थी वैसी स्क्रिप्ट मैंने परफॉर्म किया। तो मेरे साथ तो कोई चीटिंग नहीं हुई लेकिन इसका दूसरा पहलू केस का ये भी है कि 3 विक्टिम्स अभी तक क्राइम ब्रांच जैसा कह रहे हैं कि उनके पास आई है, जिन्होंने उन फिल्मों में, वीडियोस में एक्ट किया है, और उनसे जबरदस्ती ये काम वेब सीरीज का झांसा देकर करवाया गया है। मुझे एक बात बताओ यार, ऐसा होता है क्या? शूट एक दिन में होता है क्या? नहीं, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या शूटिंग एक दिन में होती है? अगर आपको मैं शूट पे बुलाऊं या मैं किसी शूट पे जाऊं, चलो मैं शूट पे गई, अगर मुझे शूट पे जबरदस्ती की जा रही है मेरे साथ, तो मैं कल तो नहीं जाऊंगी। अब तो मैं घर आ गई हूँ, अब मैं परसों तो नहीं जाऊंगी। लेकिन अगर मैं हर रोज जाऊंगी तो जबरदस्ती कैसे? कोई एक फिल्म एक दिन में तो होती नहीं है ना? आपने बड़े बड़े डायरेक्टरों की सुन रखी है, 70 दिन में, 100 दिन में, 150 दिन में। तो अगर ये छोटी फिल्म है तो कम से कम 10 से 12 दिन में तो होती होंगी ना। 10 से 12 दिन आर्टिस्ट रोज जा रहा है। सेकंड, हर किसी के पास मोबाइल है, कोई आर्टिस्ट घर पे मोबाइल तो छोड़ के जाता नहीं, 100 नंबर पे कॉल कर सकता है वो। जैसे वो आज सामने आई है, उस दिन वो सामने आ जाती है कि 100 नंबर पे कॉल करके सर हमारे साथ फोर्स हो रहा है। तीसरा, अगर आपके साथ जबरदस्ती हो रही है तो आपने एनओसी वीडियो क्यों दिया है, आपने प्रमोशनल वीडियो क्यों दिया, आपने पेमेंट क्यों ली है, फिर उसके बाद जब वो फिल्म बनी है तो फिल्म का प्रमोशन भी आपने किया है। आप अपने इंस्टाग्राम पे जाके बकायदा फिल्म का पोस्टर डालती हैं और कहती है गाइस डू वॉच माय फिल्म। इतना जबरदस्ती होने के बावजूद आप प्रमोशन भी कर रही हैं। एंड सबसे बड़ी जो चीज है, किसी भी फिल्म की एक स्क्रिप्ट होती है, अगर वो फिल्म है तो स्क्रिप्ट होती है। अब स्क्रिप्ट पहले आपको दी जाती है क्योंकि आप आर्किमिडीज या न्यूटन या आइंस्टीन या जेम्स वॉट, इनकी औलाद तो है नहीं कि आपको तुरंत देखा और याद हो गया, है ना? तो आप ऐसा तो है नहीं कि स्क्रिप्ट देखी टेंटे और कर लिया, नहीं ना, घर से पढ़ के आते हो आप स्क्रिप्ट। तो अगर स्क्रिप्ट आपके पास है, आपके पास डायलॉग है, आपके पास स्क्रीन प्ले है, आपको कॉस्ट्यूम आपके घर से तो मंगाए नहीं जाते हैं कि आप घर से लेकर आ जाओ, कॉस्ट्यूम का ट्रायल होता है। अब सब कुछ पहले हो गया, अचानक से आप कह रहे हो कुछ और बताएगा कुछ, ऐसे कैसे हो सकता है? एक ना नॉर्मल से छोटी सी भी एड शूट भी हो ना, छोटी सी भी, तो टॉप से लेके बॉटम तक के हर आदमी को पता होता है कि क्या शूट है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। पहला, पेमेंट की अगर मैं बात करूं, तो पेमेंट आर्टिस्ट के साथ उसके मोबाइल चैट पे होगी, जो उसको कमिट की गई होगी वही मिली होगी, तभी उसने एनओसी वीडियो दिया होगा, प्रमोशनल वीडियो दिया होगा, तभी वो घर पे गई होगी। अगर फोर्स किया जाता है तो ना तो उसने 100 पे फोन किया, बार बार शूट पे क्यों आ जा रही है, प्रमोशन भी कर रही है, तो फोर्स कहाँ से आ गया? तो जो एलिगेशन है उसको और आप थोड़ा मैं सब्सटेंशिएट करता हूँ। पुलिस का ऐसा कहना है कि जो कास्टिंग के लिए वीडियोस बनाए जाते हैं उस दौरान कुछ बोल्ड शॉट्स लिए जाते थे और वो शॉट्स पब्लिश किए जाते थे, उसमें के बाद ब्लैकमेलिंग करके वेब सीरीज बनाई गई थी। तो क्या ये ऐसी चीजें नहीं हो सकती? पॉसिबल ही नहीं है। कैसे पॉसिबल है? कोई कैसे किसी को फोर्स करके शूट कराएगा या कुछ भी कराएगा? कोई क्यों कराएगा? आज मैं 11 साल से इंडस्ट्री में हूँ यार, मेरे साथ तो आज तक नहीं हुआ। कभी मुझे किसी किस्म का प्रेशर नहीं डाला गया, मुझे कभी मैनिपुलेट नहीं किया गया, मुझे जो बताया गया वही है। इवन अगर ये जब हमारा ये इंटरव्यू खत्म होगा, आप मुझसे बोलेंगे, मेरे मोबाइल में कम से कम 10 स्क्रिप्टें होंगी जो मुझे डायरेक्टर्स ने भेजी हैं। और मैं आपको बताऊं, जब मेरी किसी भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर से डील होती है,
कि आप मेरी फिल्म में काम करेंगे, मैं उसको एक ही मैसेज छोड़ती हूँ, मेरे में बना हुआ है डेट, डेज, लोकेशन, कॉस्ट्यूम, हीरो, ऑपोजिट कास्ट, पेमेंट और कितने दिन का कॉल शीट होगा, कितने स्केड्यूल्स होंगे। तो जब मुझे सब कुछ बता रहे हैं तो उन्हें कोई क्यों नहीं बताएगा? ये तो फालतू की बातें हैं, केस बनाने वाली बातें हैं। ठीक है, तो आपने और राज कुंद्रा ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है, ये आपका कहना है। कभी नहीं, एक नॉट एट ऑल। आपने और मैं एक दूसरी और ऐसी चीज बात कही बोलना है। चाहूंगी, जी। मुझ पे गैंगरेप लगा है उसके बारे में। इंडस्ट्री 100 साल पुरानी होगी आराम से, सारी इंडस्ट्री को अगर मैं देख लूं तो कभी भी आपने कुछ भी सुना हो, कास्टिंग काउच सुना हो, मीटू सुना हो, गैंगरेप नहीं सुना। गैंगरेप नहीं होता और रेप ही नहीं होता शूट पे, पॉसिबल ही नहीं, जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। लड़की पे केस बनाना था इसलिए बनाया गया, और बड़ा ही वाहियात सा केस बनाया गया है जिसके लिए 5 महीने जेल में रहकर रही हूँ, मैंने भुगता है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं भुगत कर आ गई हूँ, किसी के ऊपर गलत केस ना बनाया जाए, उसको ना फंसाया जाए, क्योंकि जो आदमी जिस चीज को भुगतता है ना उसे ही पता होता है। और शूट पे ना सारे एक्सप्रेशंस होते हैं यार, सारे, किसी के साथ फोर्स करके ना कोई एक्सप्रेशंस नहीं दिला सकता। आप फोर्सफुली वो चीजें कर सकते हैं जो बिहाइंड द सीन है, जो दरवाजे के अंदर है। कैमरे के सामने आप किसी से फोर्स करके एक्ट तो नहीं करवा सकते। जी, आप जेल में थी जब कुछ हार्ट एलिमेंट का भी प्रॉब्लम हुआ आपको, अगर हम सही हैं तो। हाँ, मैं ऐसी लाइफ मैंने कभी नहीं जी थी। आपको शायद पता होगा, मैं इंजीनियर हूँ, मैंने बीई किया हुआ कंप्यूटर साइंस से। मैं लाइफ में बहुत अच्छी लाइफ जीकर आई थी, मैं बहुत अच्छे से काम भी कर रही थी इंडस्ट्री में। जब मेरे घर में क्राइम ब्रांच आई थी तब भी मुझसे जो जो काम पूछा मैंने बहुत ईमानदारी से बताया। मैं आज भी झूठ नहीं बोल रही, मैं उस दिन भी झूठ नहीं बोल रही थी। लेकिन जब मैं जेल गई ना तो मैं लोगों को नमाज पढ़ते हुए देखती थी, वहां लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, लोग पूजा करते थे। तो मुझे ना ये समझ नहीं आता था कि मैं भगवान जी से किस चीज की माफी मांगू, कि मैंने ऐसा क्या क्राइम किया है जिसके लिए मैं झेल रही हूँ, किसने मुझे फंसाया। क्योंकि मैंने, बिलीव मी, मैंने किसी के पैसे नहीं खाए, मैंने किसी के साथ चीटिंग नहीं की। अब किसी से पूछ सकते हो। तो मैं ना घुट घुट के मैं ऐसी हो गई थी ना, इतना इतना घुट चुकी थी, मेरा वजन गिर गया, मैं सूख गई कि मुझे हार्ट अटैक गया। और मैं, शुगर मेरी बहुत ज्यादा है, मुझे जेजे में भी एडमिट किया गया था, मैं 17 डेज कोविड सेंटर में भी थी। जेल की ही तरफ से हम लोग को कोविड सेंटर में रखा गया था, अर्थर रोड में। मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी, मैं इतने टेंशन में जी रही थी कि माँ बाप ने जो इज्जत कमाई है, मैं क्या उनको क्या मुंह दिखाऊंगी, मैं कैसे फेस करूंगी। ऊपर से मेरी शुगर 600, 650, एक दिन मेरी शुगर 673, मेरी शुगर 600 के नीचे जा ही नहीं रही, मैं इंसुलिन ले रही हूँ। तो ये हालत हो गई थी कि हार्ट अटैक आया और मैं हॉस्पिटलाइज हो गई। जी। तो मैं फंसी हूँ, प्लीज किसी और को मत फंसाओ यार। पहले चेक कर लो ईमानदारी से, गलत केस मत बनाओ। जो गलत है उसको गलत करो, गलत केस मत बनाओ। मेरे खिलाफ पूरी साजिश थी, एंड टिल नाउ आई हैव नो आइडिया को किसने किया। बोल्ड और एरोटिक फिल्म्स के बारे में भी आपने स्टेटमेंट में आपने मेंशन किया था कल की, तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा अब रैकेट सामने आया है, इसका इम्पैक्ट जिस इंडस्ट्री में आप हैं उस इंडस्ट्री में आप कैसे देखती हैं? देखो, मैं आपको बताऊंगी, चूंकि हम लोगों ने कभी पॉर्न फिल्म की नहीं है और सभी डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को पता होता है कि कौन क्या करता है, कोई भी चीज यहाँ छुपी हुई नहीं होती है। तो करियर वाइज तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबको पता है कि कौन ईमानदार है कौन गलत है। और जिसको हमें प्रूफ करना है, मतलब प्रूव एक्चुअली हमें किसी को करना ही नहीं है, क्योंकि हम गलत है ही नहीं। तो काम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और पॉर्न, एरोटिका, बोल्ड में बहुत ज्यादा फर्क है। या तो आप डिजिटल पे सेंसर ले आओ, सिंपल सी बात है। जैसे कि टीवी के लिए एक सेंसर है, जो प्राइम टाइम पे शोज आते हैं उनके लिए सेंसर है, जो थिएटर पे फिल्में रिलीज होती हैं उनके लिए सेंसर है, ठीक है। और हर चीज के लिए एक सेंसर, आप एक सेंसर ले आइए और बता दीजिए कि ये कैटेगरी है, कैटेगरी आप डिफाइन कर दीजिए, तो मामला सॉर्टेड है। अगर नहीं है तो पहले आप फिल्में देखिए और फिर आप डिसाइड करिए कि ये एक्चुअली पॉर्न है या नहीं है। जो कि पॉर्न नहीं है, जो हमने बनाई है वो तो कोई पॉर्न नहीं है। तो आप लोगों के सामने वो मत रखो जो आप रखना चाहते हो, आप वो रखो जो सच है। तो कोई भी फिल्म पॉर्न तो नहीं है। एज अ प्रोड्यूसर भी आपको जाना जाता है, तो और जो इंडस्ट्री के कंटेंट बनने में कहीं ना कहीं हैरेसमेंट होगा, आप ऐसा इस चीज़ का फियर होने से काम रुक जाएगा, इस चीज़ पे कुछ कमेंट करना चाहेंगे?
मतलब मुझे काम मिलने में तकलीफ होगी, आप ये पूछ रहे हैं? नहीं, जैसे शूट्स होते थे, जो प्रोड्यूसर हैं, जो डायरेक्ट करते हैं, जो फिल्म जैसे, वो प्लेटफॉर्म क्या अब उतना ही खुलकर जो शूटिंग जैसे मद में होती थी या कहीं और होती हो पाएंगी क्या? ये एक स्टिग्मा जैसे होगा, इंडस्ट्री कहीं ना कहीं खत्म होती दिख रही है आपको, क्योंकि एक बड़ा केस बना है और इसके बारे में आप अभी आगे पता नहीं कौन से और नाम सामने है। देखिए, जो फिल्में बोल्ड और एरोटिका की कैटेगरी में आती हैं, जो हम लोग करते हैं, जो बालाजी करता है, जो नेटफ्लिक्स करता है, उन फिल्मों पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप गलत नहीं होते तो आपको डरने की भी जरूरत नहीं होती है। हाँ, बट जो एक्चुअली गलत कर रहे हैं, जो एक्चुअली गलत फिल्में बना रहे हैं, वो बंद होनी चाहिए और सच में बंद होनी चाहिए। उसकी वजह से टैलेंट मर गया है, क्योंकि फिर क्या हो जाता है, लोग आपसे ये नहीं पूछते हैं कि आप थिएटर बैकग्राउंड से हो, आपका डिक्शन कैसा है, आप एनएसडी से हैं, आप एफटीआई से हैं, आप क्या कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री फिल्मों के लिए फेमस है, टैलेंट के लिए, कला के लिए फेमस है। तो जहां पर टैलेंट है, कला है, वो चलता रहेगा। और जो लोग एक्चुअली गंद फैला रहे हैं, जो गंदगी कर रहे हैं, वो बंद हो जाएंगे और वो बंद होना चाहिए। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा ना, कि अच्छे खासे लोग भूखे मर जाएंगे। एक तो ऑलरेडी कोविड की वजह से पूरी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड है, सब कुछ खत्म हो गया। अभी इन लोगों की वजह से अच्छे खासे लोग फंस रहे हैं। तो ये बंद हो जाना चाहिए और अच्छा काम चलते रहना चाहिए। इस पूरे केस में तकरीबन 11 लोग अरेस्ट हुए हैं, पहले 5 लोग अरेस्ट हुए थे, तो उनमें भी आप, क्योंकि आप कह रही हैं कि गंदी फिल्में बनती हैं, लेकिन इस केस में जो लोग अरेस्ट हुए उनमें से किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया, ये आपका मानना है? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, इस केस में ना अलग अलग टाइप के लोग आए हैं। जो 5 लोग अरेस्ट हुए थे पहले, उनका हम लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो रेड हैंडेड कॉट हुए थे। वो, मुझे नहीं मालूम क्या शूट कर रहे थे, क्योंकि मैं सेट पे नहीं थी, एंड आई हैव नथिंग टू डू विद देम। वो एक्चुअली शूट कर रहे थे या क्या कर रहे थे, उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो वो उनका एक अपना अलग केस है। फिर मुझे मेरे घर से उठाया गया, मैं 6 नंबर पर हूँ, नंबरकारी में। सो मेरा अलग है, मेरा नंबरकारी उमेश को बनाया गया, उमेश को उठाया गया। फिर उमेश के बाद राज कुंद्रा को लिया गया और राज कुंद्रा के बाद रेयान को। तो हम लोगों के मैटर में हम 4 लोग हैं। पहले जो 5 लोग उठाए गए और उनकी में 1-2 लोग और हैं। तो बेसिकली पैरेलली अलग अलग केसेस चल रहे हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, फिल्म इंडस्ट्री में एक फिल्म बनाते हैं इम्तियाज अली सर, एक फिल्म बनाते हैं अनुराग कश्यप, एक फिल्म बनाते हैं अनुराग बसु, एक फराह खान, और एक बनाते हैं करण जौहर। यहाँ पे ये बोल दिया गया है कि सारे लोग एक ही फिल्म बनाते हैं। यहाँ पे केस में इनके हिसाब से पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक ही है, सबको उठाओ और एक साथ डाल दो। जबकि फरहा की फिल्में अलग हैं, करण जौहर की फिल्में अलग हैं, अनुराग कश्यप की अलग है, अनुराग बसु की अलग है, इम्तियाज अली की अलग है, संजय लीला भंसाली की अलग है। ऐसे ही अलग अलग लोगों को उठा करके एक केस बना करके एक टाइप के सेक्शन डाल के खड़ा कर दिया गया। आपको पता है मेरी चार्जशीट इतनी बड़ी है, कम से कम भी 4000 पेजेस की, 6 से 7 किलो की चार्जशीट है। ये सबके केसेस एक साथ डाल दिए गए। तो बाकी लोग क्या करते हैं हम लोगों को नहीं पता, बट हम लोग पॉन नहीं बनाते, ना मैं, ना उमेश, ना राज, ना रेयान। इस केस से फिर आपको कैसे जोड़ा गया, जो रेड हुई थी मदारी में, क्योंकि उसी केस में आपको बाद में अरेस्ट किया गया? मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्यों उठाया गया। आप मेरी चार्जशीट देख लो, मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है, मैं आउट ऑफ द टाउन हूँ, मैं घर आई हुई हूँ। मैं आपको घर जाकर चार्जशीट की फोटो भेजूंगी। मेरी चार्जशीट में लिखा हुआ है क्लियरली कि मुझे इन्होंने कहा है कि 6 मुझे बुलाया, 7 को खड़ा किया गया, मैं शूट पे नहीं पाई गई हूँ, चार्जशीट कहती है। फैक्ट ये है, इन्होंने मुझे घर से उठाया। जो लोगों को शूट से उठाया था, उनके साथ मेरा या उमेश का या राज का या रेयान का कोई लेना देना नहीं है। या तो उन लोगों ने हम लोगों का नाम लिया है, जिनको शूट पे पकड़ा गया था, उनको जो जो नाम पता थे उन्होंने नाम ले लिया, इनको मिले, उठा के ले आए। और या तो पता नहीं क्या है, कौन कौन लोग हैं जो ट्रैप कर रहे हैं या क्या चल रहा है, बट जो लोग शूट कर रहे थे उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। और ये मेरी चार्जशीट भी कहती है, एज अ प्रूफ मैं आपको दिखा सकती हूँ, मैं हवा में बातें नहीं कर रही हूँ। हमारे देश में कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने ऐसे कितने बेबस और मजबूर लोग हैं जो पैसों की वजह से मजबूर हैं। आपकी थोड़ी सी मदद इनकी जिंदगी बदल सकती है, तो क्यों ना मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। डोनेट करने या बाकी जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।